हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट पार्ट में हम लोग पहुंचे हुए हैं। आज का जो पार्ट है हमारा बेटा कॉलिजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और नीट के लिए। ठीक है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कॉलिजन वाले पार्ट से आते हैं। तो आप कॉपी पे निकाल करके बैठ जाइए और लेक्चर को अच्छे से वॉच कीजिए। 2 पार्ट में मैंने कर दिया है कॉलिजन वाले पार्ट को। आज मैं पार्ट 1 करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 आपको करूंगा, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमारी है आप देख लो कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर वही है वर्क एनर्जी पावर और लास्ट टॉपिक है कॉलिजन आपका। ठीक है ना, ये आपका कॉलिजन टॉपिक है। कॉलिजन में हमने सबसे पहले पहला पार्ट लिया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को लिया है। पहला हमारा डिफिनीशन होगा, डिफिनीशन ऑफ कॉलिजन क्या होता है। कॉलिजन का डिफिनीशन हम लोग करेंगे, क्या कॉलिजन किसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा। दूसरा वन डायमेंशन कॉलिजन, इसके बाद मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिजन होते हैं, नेचर ऑफ कॉलिजन अलग होता है, टाइप्स ऑफ कॉलिजन होते हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 पार्ट हम लोग का, पहला पार्ट आज, दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, तो बेटा आज जो हम लोग करेंगे डिफिनीशन ऑफ कॉलिजन, दूसरा वन डायमेंशन कॉलिजन, ठीक है, 2 डायमेंशन कॉलिजन, ठीक है, 2 डायमेंशन कॉलिजन, ओके। ठीक है, चलो, और उसके बाद हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग, ये 5 पार्ट है, छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आराम से इसको वॉच कीजिए, जल्दी से मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो बेटा सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन ऑफ कॉलिजन के ऊपर। कॉलिजन बोलते किसको है? देखो एक्चुअली कॉलिजन होता क्या है। तो बेटा कॉलिजन में होता क्या है ना कि कोई भी 2 बॉडी, 2 या 3 बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और उस इंटरैक्शन में देखिए होता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर डिफिनेशन लिखूंगा। तो कॉलिजन में कोई भी 2 बॉडी आपस में इंटरैक्ट करेगा। ड्यूरिंग इंटरैक्शन बॉडी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगा। उस एग्जर्ट फोर्स करने के कारण से, फोर्स के एग्जर्ट होने के कारण से बॉडी का जो शेप होगा वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकता है या होगा। ठीक है, ड्यूरिंग कॉलिजन, और उसके बाद जब कॉलिजन ओवर हो जाएगा तो फिर बॉडी अपने शेप को क्या करता है, रीगेन कर लेता है, नॉर्मली कर लेता है। कुछ बॉडी नहीं भी करते हैं, कुछ बॉडी रीगेन कर लेते हैं अपने शेप एंड साइज को। ठीक है, तो आप कहेंगे कि व्हाट इज कॉलिजन? तो कॉलिजन इज अ प्रोसेस इन विच 2 body interact with each other, and they interact, they apply force, exert force on each other, that is large magnitude, and during that फोर्स अप्लीकेशन बॉडी का शेप थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, और फिर जब कॉलिजन ओवर हो जाएगा तो बॉडी अपने शेप को रीगेन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इन विच, देखिए, in which interaction between 2 bodies in which they exert a large magnitude, मैंने यहाँ पे लिखा है लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, ध्यान रखना, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, काफ़ी कम टाइम के लिए लगा करके फिर अलग हो जाएंगे। ठीक है ना दोनों, तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये कॉलिजन का आपका डिफिनीशन, आप जनरल डिफिनीशन दे सकते हो, आप इसको याद रखना। ठीक है, चलो, अब मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, देखिए, एक मैंने 2 बॉडी को मैंने ले लिया है। ठीक है, मैंने 2 बॉडी को लिया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमने लिया है, और ये बिफोर कॉलिजन मैंने सिचुएशन दिखाया है। अब मान लो कि ये बॉडी है, पहला बॉडी है, और इसकी स्पीड v है। ठीक है ना, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है इसके साथ जाकर के क्या किया, इंटरैक्ट किया। ठीक है, इसके साथ ये जाकर के टकराता है, तो टकराएगा, और जब टकराएगा फिर टकराने के बाद क्या होगा, ड्यूरिंग कॉलिजन, देखिए टकराएगा और ड्यूरिंग कॉलिजन। जब ड्यूरिंग कॉलिजन की बात करेंगे तो कहेंगे कि दोनों बॉडी जब आपस में टकराएंगे तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, बॉडी 1 बॉडी 2, F12 हमने एक फोर्स दिखाया है और F21 हमने एक फोर्स दिखाया। ठीक है, बॉडी 1 हमारा ये छोटा वाला, बॉडी 2 बड़ा वाला। आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को भी छोटी ऑब्जेक्ट, किसी को भी बड़ी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं साइज में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो F12 हमने दिखाया है, दैट इज हमने यहाँ पे लिखा क्या है, देखो यहाँ पे। ठीक है बेटा, आप इसको अच्छे से देखेंगे, F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन 1/2, ये मतलब हुआ, ये आपका मतलब हुआ F12 का। ठीक है, फोर्स ऑन 1 बाई कौन सा होगा, 2। तो आप इसको ध्यान रखेंगे बेटा, ये F12 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 1,
मतलब कि बॉडी 1 के ऊपर सेकेंड बॉडी जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसको हमने F12 बोला है, ठीक है, F12 लिखा है। फिर F21 हमने लिखा है फोर्स ऑन बुक बाई 1, मतलब कि सेकेंड बॉडी के ऊपर पहला बॉडी जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको हमने F21 लिखा है। कॉलिजन का ये रूल है कि दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि F12 और F21 दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। बोलेंगे कि एक दूसरे को क्या करता है, चूंकि डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं तो दे डू नॉट कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो कहेंगे कि F12 और F21 जो है ये मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हमने यहाँ पे देखिए इक्वल रखा है, मैग्नीट्यूड आपका क्या रहेगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मॉड आपस में इक्वल रहेगा। बस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये साइन हमने चेंज किया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कॉलिजन F12 और F21 अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इक्वल, तो आप कहेंगे कि F12 एंड F21, ये आपको F12 एंड F21 ये दोनों फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग कोलिजन जो बॉडी के ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, बॉडी की साइज कुछ भी हो, बॉडी का शेप कुछ भी हो, बॉडी छोटा हो बड़ा हो, इक्वल मास का हो, कोई भी हो, ठीक है, और किसी भी तरह के कोलिजन में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अब आते हैं कि 1 डायमेंशन कोलिजन किसे बोलते हैं, 2 डायमेंशन किसे बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कोलिजन के पहले हम लोग इसको देख लेंगे, टाइप फिर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डायमेंशन कोलिजन। कोई आपसे कहता है कि 1 डायमेंशन कोलिजन क्या हुआ, 2 डायमेंशन कोलिजन किसे बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए बेटा 1 डायमेंशन कोलिजन हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज 1 डायमेंशन कोलिजन। उसके लिए मैंने आपको एक फोटो प्लॉट किया है, फिगर प्लॉट किया है, 2 ब्लॉक को दिखाया है, एक मास m1 दूसरा मास m2। m1 जो है u1 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और m2 जो है u2 स्पीड से मूव कर रहा है। और मैंने यहाँ पे नीचे दिखा दिया है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब ये कि m1 पीछे की तरफ है, m2 आगे की तरफ है। और मान लो कि u1 u2 से बड़ा है, अगर स्पीड m1 का बड़ा है m2 से, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद m1 m2 को टकराएगा, ठीक है ना, ऐसे टकराएगा। टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब कहेंगे कि ये कॉलिजन में अगर हम कहेंगे कि दिस इज 1 डायमेंशन कॉलिजन, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन यह है कि कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, उनका जो लाइन होगा वो सेम रहेगा, दे विल पास थ्रू द सेंटर, दोनों के सेंटर से लाइन पास करेगा, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, line of velocities must be in the same line, that is line joining center of bodies before and after collision। ये हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो ध्यान रखना है कि अगर बॉडी कोलाइड करते हैं, उनकी लाइन ऑफ वेलोसिटी कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के समय, कॉलिजन के बाद अगर सेम है तो कहेंगे, और वो सेंटर ऑफ दोनों के सेंटर से पास हो रहा है, तो फिर कहेंगे कि कॉलिजन कैसा है, कॉलिजन 1 डायमेंशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 डायमेंशन किसको बोलेंगे, तो बेटा सीधी सी बात है कि जब 1 डायमेंशन नहीं होगा तो 2 डायमेंशन होगा। तो 2 डायमेंशन हम लोग कैसे कहेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने 2 बॉडी को दिखा दिया, एक बॉडी m1 लिया, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 लिया, u2 वेलोसिटी से मान लो कि मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी u1 u2 से बड़ा है। अब जरा देखिए आप, क्या दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है, तो बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग लाइन में जा रहा है। ये जाकर इससे टकराएगा, टकराने के बाद एक इधर चला एक उधर चला, अलग अलग डायरेक्शन में चल दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलिजन के पहले कॉलिजन के बाद लाइन ऑफ मोशन एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये नेचर कैसा है, तो बोलेंगे दिस इज 2 डायमेंशन कॉलिजन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है बेटा। आप 2 डायमेंशन कॉलिजन को ऑब्लिक कॉलिजन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लाइन ऑफ वेलोसिटीज विल बी नॉट, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, लाइन ऑफ वेलोसिटी विल बी नॉट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। अगर ऐसा है तो बोलेंगे कि कॉलिजन कैसा है, कॉलिजन आपका 2 डायमेंशन है या फिर ऑब्लिक कॉलिजन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक टर्म है आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईआईटी में, जेईई वगैरह में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर नीट में क्वेश्चन, नीट में तो मतलब कि थोड़े कम आते हैं, चांसेस हैं, लेकिन जेईई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है। अब बात आती है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता क्या है, ठीक है।
तो बेटा देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग दोनों कोलिजन में देख लेते हैं, 1 डायमेंशन में या फिर 2 डायमेंशन में। बेटा एक सिंपल लाइन, आप कहेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसे बोलते हैं, तो बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लाइन जिस लाइन के अलोंग कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, जो दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगा, एक ऐसा लाइन जिस लाइन के अलोंग कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, 1 डायमेंशन कोलिजन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ से पास करेगा, बोलेंगे कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद। अब आप देखो जरा, यहाँ पे m1 जो है u वेलोसिटी से, m2 जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, जब ये कोलाइड किया तो F12 लगा फोर्स ऑन 1/2 और F21 आपका लगा ये वाला और ये वाला, F12 फोर्स ऑन 1/2 और F21 फोर्स ऑन 2/1। ये जो फोर्सेज एक्ट करेंगे ये डॉटेड लाइन हमने दिखाया है बेटा, इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग लगेगा। और ये डॉटेड लाइन हमने क्या दिया है, दोनों के सेंटर से ज्वाइन किया है, तो सेंटर से पास हो रहा है, तो कहेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। सेंटर, दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर दो कोलिजन के समय, चाहे 1 डायमेंशन कोलिजन हो चाहे 2 डायमेंशन कोलिजन हो, ठीक है। समझ में आई बात। ठीक है, हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नो इश्यू, 1 मिनट बेटा चेक कर लेने दो, शायद अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो आप जरा देखिए बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को हम फिर डिफाइन करेंगे, इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है, ठीक है। और F12 एंड F21 ये दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब आप 2 डायमेंशन में आएगा, 2 डायमेंशन भी आप क्या कीजिए, जब बॉडी कोलाइड करेगा, एक बॉडी m1 मास का u वेलोसिटी से चला, m2 मास का v वेलोसिटी चला, u v से क्या है ज़्यादा है, u अगर v से बड़ा है तो u v से बड़ा है तो m1 m2 के साथ कोलाइड करेगा, और जब m1 m2 के साथ कोलाइड करेगा तो देखो दोनों के सेंटर, ड्यूरिंग कोलिजन क्या करो कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, दोनों के सेंटर को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाया है। आप कहेंगे कि ये चला इधर से, ये चला इधर से, जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ना तो फोर्स ऑन 1/2 ऊपर की तरफ लगेगा इस लाइन के लॉन्ग, और फोर्स ऑन 2/1 इधर की तरफ लगेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन जो कोलिजन के समय आपको करना क्या है कि दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करो, उस सेंटर के अलॉन्ग दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मोशन किसी भी तरफ हो, 2 डायमेंशन कोलिजन हो, 1 डायमेंशन कोलिजन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वो फोर्स दोनों के सेंटर के अलोंग जो लाइन होगा उसके अलोंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है इट इज लाइन ऑफ ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है ना। F12 एंड F21 एक्ट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों केसेज में, 1 डायमेंशन में भी 2 डायमेंशन में भी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं, अब बात आती है लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है बेटा, लीनियर मोमेंटम ऑफ m2 इज कंजर्व्ड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। IIT का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखाया है फिगर, आप देखिए जरा, देखो बेटा 2 ब्लॉक को हमने दिखाया है, एक ब्लॉक m1 दिखाया है, दूसरा ब्लॉक m2 दिखाया है। m1 जो है u वेलोसिटी से आ करके m2 से टकराता है, कोलाइड करता है, और m2 की वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी आपको ध्यान रखना है, m2 की वेलोसिटी 0 है, m2 रेस्ट में है। ये बॉडी की वेलोसिटी दिखाया है कि बॉडी आकर के m1 किससे टकराया, m2 के साथ टकराया। 2 लाइन हमने दिखाया, एक लाइन दिखाया SR और एक लाइन दिखाया है PQ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि अब आपसे कहा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ m2 का लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व होगा। तो आप कहेंगे कि m2 का लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व होगा, तो आप जरा देखिए, सबसे पहले देखिए इस फिगर में फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स ऑन 1/2 इधर लगेगा, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, बोलेंगे कि फोर्स ऑन 2/1। तो 2 के ऊपर 1 के कारण से फोर्स, 1 के ऊपर 2 के कारण से फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1 किधर लगेगा, तो कहेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो अगर आपसे बात की जाती है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो बोलेंगे कि दिस इज द लाइन अलोंग विच 2 कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर।
तो जिस तरफ फोर्स m2 पर लगा या m1 पे लगा उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप देखो तो बोलोगे कि एक लाइन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो F कहेंगे कि इधर किधर लगेगा, तो बोलेंगे कि मोमेंटम, तो आप यहाँ पे कहेंगे बेटा मोमेंटम किसका, m2 का, कंजर्व किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट 90 डिग्री पर जीरो होगा। तो कहते हैं कि मोमेंटम किधर कंजर्व होगा, तो बोलेंगे मोमेंटम उस लाइन में कंजर्व होगा जिस लाइन में नेट फोर्स जीरो है। m2 के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे फोर्स ऑन m2 विल बी जीरो, ठीक है ना, along लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑन m2 विल बी जीरो अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट उसके अलोंग फोर्स जीरो होगा, ठीक है, तो उसी अलोंग मोमेंटम भी कंजर्व होगा, ठीक है ना। देन दिस इंप्लाई दैट मोमेंटम विल बी, ठीक है, विल बी कंजर्व्ड, ठीक है बेटा, विल बी कंजर्व्ड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर आपको नेट फोर्स m2 के ऊपर जीरो होगा और उसी अलोंग आपको मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। चलो ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब बेटा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसी वैल्यू है, इसको एक्चुअली न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है ये कॉलिजन में हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, या फिर कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि कॉलिजन जो हो रहा है उसकी नेचर कैसी है, उसका टाइप कैसा है, ठीक है। तो बात आती है कि फ्रॉम न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, हमने बोल दिया अभी कि ये न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोलते हैं। तो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से आप कहेंगे कि ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई, देखो बेटा पैराबोला इलिप्सोग्राम में ई भी होता है, तो वो मैथमेटिकल ई अलग है और यहाँ का ई अलग है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ई कहेंगे, फिजिक्स में यहाँ पर जो कॉलिजन में जब ई की बात करेंगे तो वो आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, ई की जो वैल्यू होती है कुछ नहीं करना है, माइनस बॉडी कोलाइड किया, कॉलिजन के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो और माइनस लगा दो, बस बात खत्म। कॉलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी, कॉलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी ले लो और माइनस लगा दो। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन ये है कि u1, u2, v1, v2 आर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर बॉडी वन डायमेंशन कॉलिजन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बॉडी टू डायमेंशन कॉलिजन में है तो ध्यान रखना है कि टू डायमेंशन कॉलिजन में आपको ध्यान रखना है कि टू डायमेंशन कॉलिजन में बॉडी की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हो लेनी है आपको। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी रिलेटिव जो होगा, कॉलिजन के पहले का वेलोसिटी जो रिलेटिव होगा उसकी रेशियो लेकर के माइनस लगा दो। तो ध्यान रखना है बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वन डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, टू डायमेंशन में कंपोनेंट लेना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन ले लो रेशियो और माइनस लगा दो, उसकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करके हमारा ई आ जाता है। ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है u1, u2, v1, v2, ठीक है। और ई जो है यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ई की जो वैल्यू है ध्यान रखना है, ई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में, या तो 0 या तो 1 या तो उसके बीच में आपका होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ भी है कि हमने लिख दिया है कि u1, u2, v1, v2 आर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे लाइन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, और हाँ ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में देख ली मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमेंबर करके,
वैल्यू ऑफ ई डिसाइड नेचर ऑफ कॉलिजन, नेचर ऑफ कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज। दूसरा, ई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो कॉलिजन क्या होगा बेटा, अगर ई की वैल्यू जीरो तो कॉलिजन होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर ई की वैल्यू 1 तो कॉलिजन होगा इलास्टिक, और अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो बोलेंगे कॉलिजन इज इनइलास्टिक। ठीक है, इस चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होगा। अब हम लोग ये सारे कॉलिजन जो इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, ये तीनों कॉलिजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी और ये आपके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग माई लेक्चर। आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे अच्छे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।